हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो आज इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो आज यहाँ से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। चार्ज आप पढ़ ही चुके हैं, करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट क्या होता है और वेलोसिटी या इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें करंट के बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी आपको। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अभी तक आपने जो पिछले 2 चैप्टर थे उनमें पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। इससे पिछले जो लेक्चर थे मतलब जितने भी 2 चैप्टर में लेक्चर हुए थे वो सब क्या किसके थे, चार्ज एट रेस्ट, और उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी। आज हम अब यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ज इन मोशन, ठीक है। तो चार्ज इन मोशन के आने के 2 कंसेप्ट होते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक वेरिएबल से, ठीक है। अगर हम बात करें कि कांस्टेंट यानी चार्ज यहां पर कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से चलेगा, तो हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ये वेरिएबल ठीक है वेरिएबल मोशन के साथ चलेगा तो हम पढ़ेंगे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जो उसके बाद का लेक्चर आएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन और हम पढ़ेंगे कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से, और जिसका चैप्टर का नाम हो जाएगा फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका बाइफरकेट था कि हमें पढ़ना क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं अब चार्ज इन मोशन, ठीक है। तो चार्ज इन मोशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक ही आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आ गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसे हम अगर बोले आई एवरेज तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा dq बाय dt। अगर हम बोले आई इंस्टेंटेनियस तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा dq बाय dt। ये तो आपने पढ़े हुए हैं एवरेज क्या होता है इंस्टेंटेनियस। अगर कांस्टेंट की बात हो जो आप पढ़ रहे थे तो I इज इक्वल टू q बाय t, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स 12th में नहीं आते, 10th तक करते हैं हम टर्म्स को। तो यहाँ तो आई एवरेज आएगा या इंस्टेंटेनियस आएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी और यहाँ लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी, ठीक है जी। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम बोलते हैं करंट। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट हो गई, देखिए कूलम पर सेकेंड, है ना सर में क्यू मतलब चार्ज की यूनिट क्या है कूलम और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर सेकंड, एक पॉसिबल। दूसरी इसकी यूनिट है जो ज्यादा आप सभी लोग जानते हैं एम्पियर, ठीक है। ये इसको हम ज्यादा जानते हैं, तो करंट की यूनिट एम्पियर भी है और कूलम पर सेकंड भी है, ठीक है। तो करंट की यूनिट आपकी हो गई कूलम पर सेकंड लिख लीजिए या फिर एम्पियर लिख लीजिए। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है सब, तो ये तो करंट था। अब आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई करंट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए करंट
स्केलर और वेक्टर। अब यहां देखना पड़ेगा हमें कि स्केलर है वेक्टर है। क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है? तो करंट के पास एक कंडीशन मैग्नीट्यूड होता है। क्या करंट के पास डायरेक्शन भी होती है? करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। तो फिर कैसी क्वांटिटी है? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जिसके पास जैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते थे। ठीक है, और स्केलर उनको बोलते थे जिनके पास मैग्नीट्यूड होता था। तो इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करते देखिए, समझते हैं कि हम कैसी क्वांटिटी है ये। ठीक है, यहाँ से अभी हम इसको क्लियर करते हैं कि ये करंट स्केलर क्वांटिटी है और क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपसे देखो ऐसा बोला है, एग्जाम्पल लेते हैं कि इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से करंट आ रहा है सपोज करो 3 एम्पियर। आपसे पूछा कि इधर कितना करंट जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हो और उनके बीच में कोई एंगल हो, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता था, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए बता रहे, समझ लीजिए पहले कि अगर दो क्वांटिटी हो जो वेक्टर क्वांटिटी हो, यानी जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आप निकालते थे वो इस तरह से निकालते थे, r = a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे तो हम वैल्यू को चला जाएगी, लेकिन इसका आंसर तो सीधा सीधा 5 एम्पियर है। इसका आंसर 5 एम्पियर है। इसका मतलब है कि ये इसको फॉलो नहीं करती है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट not follow the vector law। ठीक है, करंट जो है वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई करंट इधर से आए सपोज करो 3 एम्पियर और इधर से आए 4 एम्पियर और इनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री हो, तो हमें ये लॉ नहीं लगाना है, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। 4 और 3 7। डायरेक्शन तो डिपेंड करती है, लेकिन ठीक है, बस ये लेकिन सिंपली ऐड हो जाता है। अगर सिंपली ऐड होता है तो दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, यानी अगर आपसे बोले कि सिंपल की देखिए इधर से करंट आया 2 एम्पियर, इधर से करंट आया 4 एम्पियर, ऐसे करंट आया, इधर करंट निकल गया 1 एम्पियर, तो आपसे पूछा इधर कितना करंट होगा, तो आप इस आर्म में करंट इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 आया है, यहाँ से 4 आया है, तो यहाँ करंट हो गया होगा 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर करंट यहाँ तक आया, यहाँ से 1 एम्पियर चला गया, तो इसका मतलब है कि इस आर्म में 5 एम्पियर करंट होगा। यानी करंट का हम सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करंट को हम सिंपल एल्जेब्रिक ऐड करते हैं, ना कि वेक्टर के द्वारा। तो फिर करंट कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, रियलिटी में अगर आपके पास स्केलर वेक्टर दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है स्केलर और वेक्टर, तो आप स्केलर लगाएंगे, करंट स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन रियलिटी में ये एक और थर्ड होती है टेंसर। तो रियलिटी में ये टेंसर है, और अगर टेंसर ऑप्शन है तो फिर ये टेंसर ही आपको यूज करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन टेंसर है तो टेंसर ही यूज करना है, लेकिन अगर टेंसर नहीं है और स्केलर वेक्टर है तो फिर आपको ये स्केलर ही यूज करना है। तो क्लियर हो गया होगा? करंट रियलिटी में अगर बोले तो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन टेंसर क्वांटिटी हमारे 12th तक यूज नहीं होती है। हमारे 12th तक केवल स्केलर वेक्टर ही यूज होती है। तो सिंपल है कि अगर ये दो यूज होती है तो उसमें से फिर करंट स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर लॉ को फॉलो ना करने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपको?
और देखिए आगे से तो हमें इसका फॉर्मूला मिल गया कि अगर आई एवरेज निकालना है तो हम निकालेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, यूनिट एम्पियर ही है। और अगर हमें आई इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हम निकालेंगे डी क्यू बाय डी टी। क्लियर हो गया? तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये भी आपका क्लियर हो जाए। यहां से आपसे बोला कि Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, क्योंकि वैल्यू टाइम के टर्म्स में हमें दी है। और आपसे पूछा कि बताइए I इन 2 सेकेंड एंड I एट 2 सेकेंड। ठीक है, दोनों का मतलब आप समझते हो गए। अब इन और एट, इन का मतलब होता है एवरेज यानी 0 से 2 के बीच में, और एट का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एट ए 2 सेकेंड पर। आई इनका मतलब आप समझ रहे हो, ये टाइम है 0 to 2 सेकेंड, यानी इसके बीच में निकालना है। और आई एट 2 सेकेंड का मतलब होता है एट 2 सेकेंड पर ही फाइंड करना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखिए हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले सोल्व कर ले। तो फर्स्ट पार्ट हमें समझ में आ रहा है कि आई इन 2 सेकेंड, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इन 2 सेकेंड माइनस डेल्टा क्यू इन 0 सेकेंड अपॉन डेल्टा टी इन 2 सेकेंड एंड माइनस डेल्टा टी इन 1 सेकेंड, यानी Q2 माइनस Q0 एंड T2 माइनस T0। ठीक है, यानी एक 0 टाइम पर निकाल लेंगे, एक 2 सेकेंड पर निकाल लेंगे, और इससे हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो देखिए अगर हम Q2 की बात करें, एट 2 सेकेंड पर हमारा Q क्या था, तो इसमें 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 एंड 2 2 जा 4 एंड प्लस 1 दैट इज 9। और अगर हम बात करें कि Q0 कितना होगा, तो T के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो दैट इज 0 स्क्वायर इंटू 0 एंड प्लस 1। तो यहाँ पर जो आई एवरेज है वो आप निकाल लेंगे। आई एवरेज हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0। अरे सर 9 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0, तो 9 माइनस 1 दैट इज 8 बाई 2 दैट इज 4 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर आई एवरेज। अच्छा, अब आपसे बोला जाए कि भाई आई इंस्टेंटेनियस निकालिए। तो देखिए आई इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए डी क्यू बाई डी टी, यानी क्यू का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्यू का डिफरेंशिएट कर दें हम यहाँ, तो क्यू का डिफरेंशिएट कर लीजिए इसका। तो इसका डिफरेंशिएट आपको समझ में आ रहा है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2t, टी के टर्म्स में करना है, तो टी स्क्वायर का 2t प्लस टी का होता है 1, तो दैट इज 2, और यहाँ कोई टर्म्स नहीं है तो ये 0 हो गया। तो आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ गई 2t प्लस 2, और हमें कितने पर चेक करनी है, 2 पर, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दीजिए। तो आपका जो आई इंस्टेंटेनियस है वो आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 दैट इज 6 एम्पियर। तो ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस समझ गए। इन का मतलब होता है इन ड्यूरेशन, यानी 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो हुआ, और आई एट 2 सेकेंड का मतलब है कि 2 सेकेंड पर करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो देखो 2 सेकेंड पर 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर हम 0 से 2 के बीच में देखें तो करंट हमारा एवरेज आ रहा है वो है 4 एम्पियर। क्लियर हो गया इस तरह के क्वेश्चंस? ठीक है, चलो और एक कर लेते हैं, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, चलो एक और कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपसे बोला कि Q की वैल्यू है 2t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 3। ठीक है, आपसे पूछा कि बताइए I इन
0 to 3 सेकेंड एंड I at 3 सेकेंड। ठीक है, I in 0 to 3 सेकेंड एंड I at 3 सेकेंड। तो समझ में आ गया, ये एवरेज है जो इंस्टेंटेनियस है। तो सबसे पहले 0 to 3 के लिए हम चार्ज को फाइंड कर लें। तो चार्ज Q3 पर हम लिख लेते हैं कि 3 सेकेंड में चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 प्लस 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, 18 और 9 27, तो दैट इज 27 कूलम। और अगर आपसे बोला जाए कि Q0 कितना है, तो Q0 आप निकाल सकते हैं, ये 0, ये भी 0 और ये ओनली 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 कूलम। तो अब आप यहाँ से I एवरेज निकाल सकते हैं। I एवरेज हमें चाहिए डेल्टा Q3 माइनस Q0 बाय T3 माइनस T0। तो कितना था 27 माइनस 3 बाय 3 माइनस 0, 27 माइनस 3 दैट इज 24, 24 बाय 3 दैट इज 8 एम्पियर। तो 0 to 3 सेकेंड के बीच में जो करंट फ्लो हुआ वो हुआ था 8 एम्पियर। अब आपसे पूछ रहा है एट 3 सेकेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें I इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा। और I इंस्टेंटेनियस के लिए हमें करना पड़ेगा dq बाय dt, यानी इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 2 जा 4t, ठीक है, t स्क्वायर का 2t, 2t इंटू 4t प्लस t का 1 दैट इज 2, और इसका तो 0 हो गया। तो अब हमें चेक करना है 4t प्लस 2 है, और आपको रखना क्या है, t की जगह पर रखना है केवल 3 सेकेंड, और t की जगह पर अगर आप 3 सेकेंड रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2, तो दैट इज 12 प्लस 2 दैट इज 14 एम्पियर। ठीक है, 3 सेकेंड पर देखिए 14 एम्पियर है, लेकिन एवरेज जो आ रहा है वो हमारा 8 एम्पियर है 0 से 3 का। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि I एवरेज या I इंस्टेंटेनियस निकालना हो। ठीक है, ठीक है, कभी अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको सपोज करें I दे दे कि I इज इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। तो आपसे पूछ लिया कि फाइंड Q इन 0 to 2 सेकेंड एंड Q एट 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो पहले हमें ये देखना है Q को 0 to 2 सेकेंड में कितना होगा, Q एट 2 सेकेंड में कितना होगा। तो हमने अभी I का फॉर्मूला पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt, यही होता है dq बाई dt। ठीक है, तो चलिए इसको हम n कर लेते, e कर लेते हैं। ठीक है, तो वो तो ये तो वहीं से निकल जाएगा। आपसे पूछ रहा है e नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम क्यों है। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I dt, dq इज इक्वल टू I dt। तो यहां से कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो dq इज इक्वल टू I की वैल्यू रख लीजिए यहां से, टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt। तो dq इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt प्लस 2t dt। ठीक है, इनका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 के बीच में करना है, और कहां क्या आ जाएगा, q आ जाएगा हमारा। तो देखिए dq का इंटीग्रेशन होता है q, तो ये आ गया q माइनस 0 q बन गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/3, और लिमिट है हमारी 0 से 2, प्लस 2t का इंटीग्रेशन हो गया 2t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है हमारी 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, q इज इक्वल टू 1/3
2 की 3 माइनस 0 एंड प्लस 2 की 2 माइनस 0। आ रहा सर में 2 की 2 माइनस 0। भाई ये इंटीग्रेशन आपने पढ़े होंगे, हायर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे लिखते थे। तो देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं यहाँ से आगे। तो ये हो गया q इज इक्वल टू 1/3 और 2 की 3 का मतलब 8, तो दैट इज 1/3 और यहाँ हो गया 8, ठीक है, 8 माइनस 0 एंड प्लस ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 0, तो इस q इज इक्वल टू हो गया 8/3 प्लस 4। क्लियर है? तो q इज इक्वल टू हो गया, एलसीएम ले लीजिए, 3 3 4 जा 12, 12 और 8 20, 20/3 कूलम। ठीक है, 12 और 8 20, 20/3 कूलम। तो q की वैल्यू आ गई 20/3 कूलम। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से जैसे मैं कह रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। q इज इक्वल टू n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ से n इज इक्वल टू q/e निकाल सकते हैं इजीली। q की वैल्यू रख लीजिए यहाँ से 20/3 और e की वैल्यू रख लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप n भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, इस तरह से हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यानी आपको i दे दिया जाए और q पूछने लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। i से हमें q पर जाना है तो इंटीग्रेशन होता है, और q से अगर हमें i पे जाना है, सिंपल है भाई। अगर हमें जैसे हमने आपने पढ़ा होगा उसमें कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाएंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, और अगर हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर जाएंगे, वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट पर जाएंगे तो इंटीग्रेशन। ठीक है, और चाहे एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है कि i इज इक्वल टू दे रखा है 2t + 1। आपसे पूछा q इन 2 सेकंड, यानी 0 to 2 सेकंड में q बता दीजिए, एंड फिर पूछे बता लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, डायरेक्टली जाइए, i इज इक्वल टू dq/dt, सो dq इज इक्वल टू i dt, और हमें यहां से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू i की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ से 2t + 1 इंटू dt, और लिमिट लगा लीजिए 0 से 2 और 0 से q, तो ये q हो गया। 2t का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2t² + 1 का इंटीग्रेशन होता है t, यानी आपको पता है dt, तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, दैट इज t। और लिमिट देखिए क्या है, 0 से 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो q इज इक्वल टू, एक बार रखेंगे 2 का स्क्वायर, 0 के कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एक बार 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 2 दैट इज 6 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चार्ज आ जाएगा 6 कूलम। और इसके बाद अगर हमें आपसे पूछे कि भाई n निकालना है तो q इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू q/e, तो ये आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसका हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, करंट की क्लासिकल थ्योरी, यानी इमेजिनेशन ज्यादा है, अजम्पशन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है कि सपोज करो एक कंडक्टर का पीस ले रहे हैं हम, कंडक्टर का पीस ऐसे, अब इसमें आपको पता है नंबर ऑफ, और इसके बाद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे फील्ड लगेगी तो इसके अंदर जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट होंगे, और चार्ज ऐसे आ जाएंगे एंडों पर, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ आने पर चार्ज आपको पता है कि एक्यूमुलेट हो गए, और ये अब जो फ्लो था चार्ज का वो स्टॉप हो गया कुछ टाइम बाद। ठीक है भाई, शुरू में चार्ज भाग रहे थे, आप मान लीजिए थर्मल एनर्जी थी इनके पास, तो थर्मल एनर्जी की वजह से इधर उधर भाग रहे थे, और फिर एंड पर आकर क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, यानी यहाँ पर चार्ज अब ये रुक गए। अब यहाँ पर चार्ज रुकने पर क्या हुआ कि अब हमने इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, सपोज करो,
अब एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड करने पर क्या होगा, आप इसमें देखो फिर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागने शुरू कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे करके और ऐसे करके आने लगेंगे, तो यहाँ से चार्ज एक्टिवेट होगा और ये एक E हो गया और इसके अंदर भी एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सटर्नल है और ये एक इंड्यूस फील्ड जनरेट हो गया इसके अंदर ऐसे करके, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब नेट फील्ड अब हमें मिल जाएगा। पहली जो कंडीशन थी फर्स्ट केस, ठीक है, जब ये बैटरी नहीं कनेक्टेड थी, तो अगर हम बोले फर्स्ट केस जो ई नेट था वो आपका 0 था, ठीक है, कुछ टाइम से इंड्यूस अभी बराबर हो गया तो ई नेट 0 हो गया क्योंकि ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ई इंड्यूस पहले केस में। लेकिन अब हमने करने से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गया और उसकी वजह से जो ई नेट है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ई नेट 0 नहीं है तो इससे क्या होगा कि चार्ज फ्लो होना शुरू कर देंगे, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे, ऐसे आकर ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चार्ज फ्लो होने लगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, वो फ्लो होने लगे। तो पहले जो क्या था कि पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है, करीब 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड या 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से भाग रहे थे। किसके कारण? अपनी थर्मल एनर्जी के कारण। तो इनके बीच क्या हो रहा था? कोलिजन हो रहा था, कोलिजन हो रहा था। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, अब ये था एक इलेक्ट्रॉन, ये चल रहा था, फिर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ठीक है। तो रियलिटी में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा, फिर कोलाइड करा, फिर कोलाइड करा, ऐसे करके यहीं आ गया वापस। तो इस केस में इनकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 0 थी। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड जीरो नहीं थी, स्पीड तो भाग रहे थे। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड एवरेज नॉट इक्वल टू 0, स्पीड 0 नहीं थी लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 थी क्योंकि इन्हें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था, ये जहां से चल रहे थे वहीं घूमकर वापस आ जाते थे। तो पहले केस की बात करें तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी थी इनकी, ठीक है, यू एवरेज बोलते हैं इसे हम, तो वो जो थी वो 0 थी। u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un अपॉन n इज इक्वल टू 0 पहले केस में, ठीक है। अब बैटरी कनेक्ट करने से क्या हुआ? बैटरी कनेक्ट करने से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट हो गई होगी, ठीक है, एक फोर्स क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर क्रिएट हुई है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, वो हो गई F इज इक्वल टू QE, ठीक है। ये एक फोर्स क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाय एक्सटर्नल सोर्स। F को हम क्या लिख सकते हैं? Ma, और Q को लिख सकते हैं -E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम एक्सीलरेशन निकालें तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा -EE/m, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्सीलरेशन आ गया जो a इज इक्वल टू -EE/m है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चल रहे थे, अब उनको, अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ये यहाँ कोलाइड किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो ये आपने पढ़ा होगा ये होता है मीन फ्री पाथ। इनका दो कोलिजन के बीच का पाथ मीन फ्री पाथ, और इसमें जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम और ये होता है आपका मीन फ्री पाथ। तो अब जो है इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इनकी जो ये जो स्पीड चल रही थी ये बहुत स्लो हो गई, और ये मानते हैं, एज अजम्पशन था कि ये स्पीड अब लगभग 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड आसपास हो गई, यानी अब ये बहुत स्लो चल रहे हैं। यानी बहुत सिंपल सा आइडिया लगाया उन्होंने कि नाउ द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन ए आर्मी, ठीक है, आर्मी की तरह चल रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन, वो कहने का इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है सीधे सीधे, ठीक है। पहले जो इलेक्ट्रॉन था उनके पास रैंडमली मोशन था, मतलब वो कहीं से कहीं जा रहे थे। अब इनके पास एक डेफिनेट मोशन है, ठीक है, एक डेफिनेट डायरेक्शन है, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन,
और पहले क्या प्रॉब्लम थी, पहले ये प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन फ्री था, वो कहीं भी जा रहा था, इधर उधर जा रहा था, कोलाइड करके वापस टक्कर मार कर कहीं आ जाता। लेकिन अब इनके पास एक डेफिनेट डायरेक्शन है, तो डेफिनेट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम इनकी, तो इनसे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, टोटल क्लासिकल थ्योरी है ये, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे गया, ऐसे कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया, फिर गया, यहां तक आ गया, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंचा। अगर ये इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंचा तो स्टेप, इसका मतलब है कि क्या इसको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो क्या इसको वेलोसिटी भी मिल गई। तो इस केस में वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं है, पहले केस में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। पहले केस में इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो थी, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं थी। इस बार इसकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। इस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी जब भी हम किसी कंडक्टर के ऊपर कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दें और इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाए तो उस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, ठीक है। ये पूरी क्लासिकल थ्योरी थी, याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये सबके बस समझाने के लिए बताया आपको कि पहले क्यों नहीं हो रहा था। तो पहले समझ में आ रहा था कि बहुत स्पीड से भाग रहे थे और टकरा टकरू का रैंडमली मोशन था, कहीं से भी आकर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाते थे। तो स्पीड को नॉट जीरो हम बोल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी इनकी जीरो थी क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा था इन्हें। तो जब हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाई तो एक्सटर्नल सोर्स लगाने की वजह से इसको इनके इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लग गई और उस फोर्स के कारण इनमें एक एक्सीलरेशन आ गया और इनकी वजह से ये क्या हुआ कि ये एक रैंडमली स्लो मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया इन्होंने और एक ही डायरेक्शन में चलने पर इनके बीच ये ड्रिफ्ट हो गए थोड़े से, ठीक है। और ड्रिफ्ट होने पर हम इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, समझना था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए अब क्या करते हैं, तो सपोज करो कि ये हम निकाल चुके हैं, तो अब हम निकालें कि V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A1 टाउ1, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A2 टाउ2, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन है। सो ऑन Vn इज इक्वल टू Un प्लस An टाउ n। तो इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू U, हमें पता है U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन Un अपॉन n प्लस A इंटू टाउ। तो Vn की जगह पर क्या ड्रिफ्ट लिख दें, ये वाला पार्ट जीरो है, A की जगह पर यहां से वैल्यू लिख दें, तो ये हो गया माइनस ई बाय एम और यहां से लिख दें टाउ। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया माइनस ई टाउ बाय एम। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। ये माइनस केवल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रियलिटी में लिखेंगे तो वो तो है ई टाउ बाय एम। टाउ क्या है आप समझ रहे, रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और Vd क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा ई, सपोज करो इस कंडक्टर की लेंथ L मान लें, ठीक है, और ई आ गया इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने पोटेंशियल का एक रिलेशन पढ़ा है V इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। तो V इज इक्वल टू ई इंटू एल। सो हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V बाय एल। तो यहां पर हम अगर चाहें तो E के स्थान पर V बाई एल पुट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा E V टाउ बाय एल एम, ठीक है, E टाउ बाय एम। तो ये हो गया E की जगह पर V बाई एल। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, या अगर E की वैल्यू पुट करेंगे तो V बाई एल लिख दें तो ई वी टाउ अपॉन एल एम।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला बना लिया, ये आ गया E टाउ बाय m। ठीक है जी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आ जाता है हमारे सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है कि रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए एक कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं और इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया है वो E है। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि अब हम इसमें कुछ एरिया ले लेते हैं, जैसे सपोज करो ये एरिया और ये एरिया, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं हम B। तो हमें एक चीज, और इसका जो एरिया प्लेट है वो A मान लेंगे, इसे चलो P मान लो, इसे Q मान लो, और एरिया प्लेट A मान लेते हैं। मतलब जो एरिया है इसका कंडक्टर का, ऐसे जो हमने लिया क्रॉस सेक्शन एरिया, वो A मान लिया हमने। तो हम पूछना चाहते हैं कि एक छोटे से टाइम में इस P से Q में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। अरे सुनिए, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इस P से और इस Q में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा एक छोटे टाइम में। देखते हैं, तो देखिए यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्या इसमें से वही इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे जो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन होंगे। एक टाइम में जो इलेक्ट्रॉन, आपको समझ आ रहा है, यहां से बाहर निकले हैं, तो क्या इतने ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाएंगे इसके अंदर, यानी इसके अंदर अब इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जो एक छोटे टाइम में इसको क्रॉस कर गए। तो इसका मतलब है, अगर हम बोले कि चार्ज फ्लोन P2Q एट dt टाइम, ठीक है, dt टाइम में मतलब कितना चार्ज फ्लो हो गया, तो वो कितना चार्ज होगा हम लिख सकते हैं dq। सपोज कीजिए एक बहुत थोड़ा चार्ज हुआ होगा, तो dq, तो इसको dq क्या होगा, वो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, याद रखना n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और क्या फ्लो हुआ होगा, क्या E चार्ज फ्लो हुआ होगा। ठीक है, और कितने फ्लो हुए होंगे, जो इसका वॉल्यूम है। अरे समझे, जो इसका वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कैसे निकालें, सपोज करो ये तो चलो A मान लिया, ठीक है भाई, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक बार लिया, ये कितनी होगी डिस्टेंस, भाई ये डिस्टेंस कितनी है ये भी निकालना पड़ेगा। एरिया तो चलो A हो गया, तो यहाँ का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फॉर दिस रीजन, अरे सुनिए इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू L। भाई A और ये L मान लो, इसकी L है लेंथ, यहाँ तक की लेंथ, पूरी लेंथ लेनी, बस ये लेनी है। तो एरिया तो हमें पता है A है। अब इसे कैसे निकालें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी इसमें से उतने ही इलेक्ट्रॉन पार किए होंगे जो एल लेंथ से कितने इलेक्ट्रॉन पार कर गए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, अगर हमने ये फोर्स लगा रखी है तो इनके पास कौन सी वेलोसिटी है, स्पीड है, ड्रिफ्ट है, तो ड्रिफ्ट है तो उसको हम BD लिख सकते हैं, और कितने टाइम में, DT टाइम में। तो क्या इसका एरिया ये हो गया VD इंटू T, वॉल्यूम क्या हो गया AVD DT, AVD DT आ गया समझ। दिस इज द लेंथ ऑफ इसकी स्पीड इनटू टाइम, और एरिया ये आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं AVD DT। क्लियर हो गया। अच्छा, DT को क्या हम इधर लिख सकते हैं, DQ by DT इज इक्वल टू NEAVD। अच्छा, DQ by DT को क्या लिख सकते हो आप, DT by DT को हम I लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू NEAVD। दिस इज द रिलेशन ऑफ करंट विद NEAVD। मिल गया करंट का रिलेशन।
ठीक है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया I इक्वल टू NEA VD। ठीक है, हमें याद रखना है कि अगर रिलेशन आ जाए तो I इक्वल टू NEA VD निकालना है। देखिए जिससे आगे देखते हैं। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया वो आया I इक्वल टू NEAVD। N number of electron per unit length, E charge of each electron, A is the area of जो आपका कंडक्टर है, और VD is the drift velocity। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लें, E टाउ बाई m, तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A E टाउ बाय m। अच्छा, E बताया था मैंने, E इज इक्वल टू क्या हम V बाई L लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ V बाय L इंटू, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा जी, और देखिए अब अगर हम इसे यहां से V की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू क्या आएगी, ML इंटू I अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। आ रहा है में, देखिए V की वैल्यू निकालोगे तो IML ऊपर आ जाएंगे, N स्क्वायर A टाउ नीचे आ जाएंगे। चलो जी, सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज है, ये टर्म्स हम समझते हैं, है क्या क्या ये। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, I करंट है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, ठीक है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जरा, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट ही होती है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सिंपल सा मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, वो ही इलेक्ट्रॉन है। बस बैटरी आपको पता है चार्ज तो क्रिएट करती नहीं है, बैटरी क्या करती है, केवल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बैटरी ने तो केवल उनको एनर्जी दी है, इसका मतलब N भी कांस्टेंट, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट ही होता है, A एरिया ऑफ कंडक्टर इट इज आल्सो कांस्टेंट, और रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही थे और अब वो थोड़े बैलेंस थे, तो लगभग हम ये मानते हैं कि ये भी चीज कांस्टेंट ही है। तो दीज आर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, क्या ये कुछ पढ़ा सा लग रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये ओम्स लॉ है, आ रहा है समझ में, और ये कांस्टेंट हो गया, इसकी जगह पर ही वो लेकर आए V इज इक्वल टू RI। दिस इज द ओम्स लॉ। आ रहा होगा समझ आपको, ठीक है। V इज इक्वल टू RI, और R क्या था यहाँ पर, R था रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। तो V इज इक्वल टू RI या V इज इक्वल टू IR, और ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब भी पॉसिबल है ये चीज। अभी हम कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ रहे हैं इस चीज को, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि फिर चेंज हो जाएंगी बहुत सारी चीज। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये हमने पढ़ा है,
ठीक है जी, तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब और देखिए इससे आगे, इस I को हम इधर ले लें, V/I इज इक्वल टू ML N E स्क्वायर टाउ A। आ गया समझ में भाई, I को इधर लिया है। अच्छा जी, ध्यान से देखिए, M फिर वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम और A इज द एरिया। अगर हम इस टर्म की बात करें तो दीज आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट टर्म्स, और V/I क्या होता है, R होता है। देखिए ये R हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी प्रोपोर्शनल L/A। तो आप देखिए यहां से R इज इक्वल टू ρL/A। तो ये भी आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि R इज इक्वल टू ρL/A, और यहाँ पर रो क्या होती है, रो को बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, और रो क्या होती है, रजिस्टिविटी। एक और कांस्टेंट टर्म हमारा आ गया, R इज इक्वल टू ρL/A। क्लियर है, और रो की वैल्यू यहां से मिल गई MNE स्क्वायर टाउ। ठीक है, अगर हम यहां से रो की बात करें तो रो की वैल्यू क्या मिली है आपको, रो की वैल्यू मिली है यहां से MNE स्क्वायर टाउ। तो देखिए यहां भी हमने पढ़ा था कि ये भी एक कांस्टेंट है, तो अगर रो को लिखें तो रो की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रो की वैल्यू लिख सकते हैं हम RA/L। रो की वैल्यू हो गई RA/L। आगे समझ में, रो की वैल्यू RA/L। तो अब यहां पर देखो, हम जब पढ़ते थे कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन पोटेंशियल, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन करंट, नहीं, रेजिस्टेंस ना तो V पर डिपेंड करता है ना रेजिस्टेंस I पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को तो हम बोलते थे कि वो लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। आ रहा है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता था वो। अब यहाँ से फिर रेजिस्टिविटी आ गई कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन एरिया लेंथ। रेजिस्टिविटी ना R पर डिपेंड करती है, ना A पर, ना L पर। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर, मटेरियल और टेम्परेचर पर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी एक अलग प्रॉपर्टी थी जो मटेरियल और पर डिपेंड करती थी। और अगर हम इसकी यूनिट लिखते थे तो इसकी यूनिट क्या होती थी, देखिए R की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड ऑल्सो मीटर, दैट इज मीटर से मीटर कैंसिल, तो दैट इज ओम मीटर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा कि देखिए यहाँ से हम I का रिलेशन निकाला, I के रिलेशन से हमने ओम्स लॉ पर पहुंच गए, ओम्स लॉ से हमने R की वैल्यू निकाली, R इज इक्वल टू V/I, और वहां से फिर हमने रो की वैल्यू फिर फाइंड कर ली। और ये सब चीज आपको पता है, दीज आर दीज कांस्टेंट हैं ये, तो इनकी हमें, ठीक है, कांस्टेंट के बारे में हमें जानकारी है इनकी। और रेजिस्टिविटी हो गई ओम मीटर और रेजिस्टेंस हो गया आपका ओम। तो ये कंसेप्ट था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें आनी हैं इसमें जो बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि इनको देखो वेरिफिकेशन करेंगे फिर दोबारा कि R इज डिपेंड ऑन L और A होता क्या है। तो आप आज का लेक्चर है, ठीक है, तो हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं, और इसके बाद कल इसमें और नए क्वेश्चंस करेंगे और इसको और आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि भाई इसमें होता क्या है। तो जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ भी डाउट्स हो तो हमें बताते रहिए ताकि हम आपके साथ जुड़कर उन्हें सोल्व करते रहें और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। बस एक ही बात होती है कि फिजिक्स को रटना नहीं होता, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे कंसेप्ट के साथ पढ़ना होता है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली कहीं से भी इसे क्लियर कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स कितने भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए रूट ऑफ फिजिक्स के साथ।